Hello students, in this lecture we will prove a theorem which guarantees the invariance of number of vectors in any two bases of a finite dimensional vector space. The theorem states that if V is a finite dimensional vector space, if Vf is a finite dimensional vector space, then any two bases of V have the same number of elements. Then any two bases of V have the same number of elements. V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमने कंसीडर कर लिया है जिसकी डायमेंशन फाइनाइट है. ठीक है, हमें प्रूव ये करना है कि इसके कोई भी दो बेसिस हम कंसीडर कर लें, कोई भी दो बेसिस, उन दोनों बेसिस में जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस बेसिस में, उनका नंबर हमेशा इक्वल होगा. तो यही इनवेरिएंस है कि इनवेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स. नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो इनवेरिएंट रहते हैं, सेम रहते हैं, चेंज नहीं होंगे, वेरी नहीं करेंगे. यानी टू बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. तो Vf एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लेंगे, इसके दो बेसिस हम कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, एक में हम कंसीडर कर लेंगे कि m वेक्टर्स हैं, दूसरे में कंसीडर कर लेंगे n वेक्टर्स हैं. अब हमने दोनों में डिफरेंट नंबर कंसीडर किए हैं, तो शो ये करना होगा कि m जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा. तो Vf फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमें गिवन है. लेट कर लेंगे S1 इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा m एंड S2 इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 up to बीटा n be any two bases of a finite dimensional vector space of a finite dimensional vector space Vf. हमने कंसीडर कर लिया, दो डिफरेंट बेसिस कंसीडर कर लिए. प्रूव ये करना है कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने के लिए इसमें हमने कंसीडर करें S1 में m वेक्टर्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, S2 में n कंसीडर करें हैं. तो शो ये करना होगा कि m जो है वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा. देन वी हैव टू शो दैट m is equals to n. Then we have to show that m is equals to n. हमें शो क्या करना है कि m जो है किसके बराबर होगा, n के इक्वल होगा. m is equals to n. हमने ये कंसीडर किया है कि S1 एक बेसिस है वेक्टर स्पेस V का. S1 एक बेसिस है वेक्टर स्पेस V का. इट मींस वेक्टर स्पेस V का कोई भी वेक्टर अगर मैं चूज कर लूं तो वो जो है S1 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा. ठीक है, S1 जो है वो स्पैन कर रहा होगा V को. इट मींस V का कोई भी वेक्टर S1 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा. तो S2 के जो वेक्टर्स हैं वो भी V के ही वेक्टर्स हैं. तो S2 का जो वेक्टर है बीटा 1 S2 का वेक्टर है. इट मींस और S2 किस में कंटेंट है, V में. S2 V में कंटेंट है. तो ये है दोनों S1 S2. ठीक है, S2 का जो वेक्टर है वो V का ही वेक्टर है. तो S2 का जो वेक्टर है बीटा 1 ये भी S1 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा. ठीक है, सिंस S1 spans V, therefore any vector beta 1 belongs to V is a linear combination of vectors of S1. तो बीटा 1 जो है वो S1 के वेक्टर्स के, ये बीटा 1 जो है ये S1 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा. इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा. thus हम यहां से कह सकते हैं, अगर मैं सेट फॉर्म कर लूं S3 इक्वल्स टू बीटा 1 एक वेक्टर यही वाला चूज कर लिया मैंने और सारे S1 के वेक्टर्स ले लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, इसको इसमें मर्ज कर दिया बीटा 1 को.
जो लीनियर कॉम्बिनेशन था इन वेक्टर्स का बीटा 1, इसको इसके साथ मिला दिया हमने, ठीक है। तो ये S3 सेट फॉर्म करती है। S3 जो सेट बनेगा इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये लीनियरली कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा, एंड ऑल्सो स्पेन्स V, एंड ऑल्सो स्पेन्स V। ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट क्यों होगा, क्योंकि ये वेक्टर जो है बीटा 1 इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में था। बीटा 1 जो है इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सेट जो हम फॉर्म करेंगे S3, इन ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट थे, लेकिन बीटा 1 इंक्लूड कर दिया तो ये सेट कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो S3 लीनियरली डिपेंडेंट है, एंड आल्सो स्पेन्स V, ये V को स्पेन भी कर रहा है। स्पेन क्यों कर रहा है V को, क्योंकि ये सेट S1 V को स्पेन कर रहा था, S1 स्पेन कर रहा है V को, और S1 में अगर मैं एक वेक्टर और इंक्लूड कर दूं, बीटा 1 मैंने इंक्लूड कर दिया S1 में, तब भी ये स्पेन करेगा। क्यों, क्योंकि बीटा 1 खुद इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है। तो जो S1 जो है V का कोई भी वेक्टर जो है वो इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में तो था ही था, बीटा 1 के फॉर्म में और हो जाएगा, क्योंकि बीटा 1 भी इसमें इंक्लूड हो गया है, और बीटा 1 जो है खुद इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस S1 जो है, ये जो S3 हमने फॉर्म करा है, एंड आल्सो स्पेन्स V, ये भी V को स्पेन करेगा, S3 भी V को स्पेन करेगा, और S3 सेट कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट है, तो थ्योरम हमने लास्ट थ्योरम में अप्लाई की थी कि अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है हमारे पास, तो उसमें कोई एक ऐसा वेक्टर होगा बीच में जो अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। ये सेट क्योंकि S3 लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसमें एक वेक्टर होगा, हम मान लेंगे कि अल्फा ही है वो अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स जो हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है। उस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, सिंस S3 इज लीनियरली डिपेंडेंट, since S3 is linearly dependent, therefore since S3 is linearly dependent, therefore there exists a vector alpha I belongs to S3 such that alpha I is a linear combination of its preceding vectors. Alpha I is a linear combination of its preceding vectors. अल्फा I जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स का। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं बीच में कोई अल्फा I होगा जो अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। Thus we consider the set, अब हम एक दूसरा सेट फॉर्म कर रहे हैं S4। क्या करा, क्योंकि अल्फा I जो है अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो हमने अल्फा I को इसमें से रिमूव कर दिया। अल्फा I को जब इसमें से रिमूव करेंगे तो ये सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा I माइनस 1 अल्फा I प्लस 1। इन्हें मेंशन इसलिए करते हैं क्योंकि अल्फा I इसमें से ओमिट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है बीच में से, अप टू अल्फा m। तो अगर हम ये सेट कंसीडर करें, ये सेट जिसमें से अल्फा I को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि अल्फा I जो है अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो अल्फा I को जब रिमूव कर दिया है तो जो सेट बनेगा, अब ये सेट जो था S3 जो था वो स्पैन कर रहा था किसे, V को, वेक्टर स्पेस V को स्पैन कर रहा था, मतलब S3 जो है वो V को जनरेट कर रहा था। S3 में कोई ऐसा वेक्टर था जो बाकी पे डिपेंड कर रहा था, उससे प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में था, उसे हटा दिया। तो उसे अगर हटा भी दें तब भी जो सेट बनेगा वो भी स्पैन करेगा किसको, V को। ये हमने लास्ट थ्योरम में भी देखा था कि अगर कोई वेक्टर जो है वो अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है और वो सेट स्पैन कर रहा है वेक्टर स्पेस को, तो उस वेक्टर को रिमूव करने से, क्योंकि ये बाकी पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे रिमूव करने के जो सेट बनेगा वो भी स्पैन करेगा किसको, V को। तो thus we consider the set S4 which obviously spans V। ये भी V को स्पैन करेगा ही करेगा, which obviously spans V, ये भी V को स्पैन करेगा, ये भी V को स्पैन करेगा। तो हमारे पास हमने क्या करा, एक स्टेप हो गया हमारे पास कंप्लीट। हमने क्या करा, एक अल्फा रिमूव हो गया इस सेट में से, ठीक है, जो हमारे पास S1 था, S1 में से एक अल्फा रिमूव हो गया और एक बीटा उसमें इंक्लूड हो गया, S4 मिल गया हमें सेट, ठीक है। इसी तरीके से हम फिर से करेंगे। बीटा 2 जो है हमारे पास, जो बेसिस हम कंसीडर करके चल रहे हैं, दो बेसिस वो क्या थे,
जो दो बेसिस थे वो बेसिस थे S1 में जो वेक्टर्स थे वो थे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m। S2 में जो वेक्टर्स थे वो थे बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n। हमने क्या करा, एक बीटा इसमें इंक्लूड हो गया, एक अल्फा इसमें से रिमूव कर दिया, बीटा इंक्लूड हो गया जाके अल्फा रिमूव हो गया। अब बीटा 2 भी तो v का वेक्टर है, बीटा 2 भी v का वेक्टर है, तो यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। बीटा 2 भी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, बीटा 2 इनके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, तो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। तो बीटा 2 को इसमें जब इंक्लूड करेंगे तो बीटा 2 को इंक्लूड करने से सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा तो हम कहेंगे कोई अल्फा j इसमें होगा जो अपने से प्रिसिडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, उसको रिमूव करेंगे, एक सेट फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो बीटा 2 जो इसमें जाके इंक्लूड हो जाएगा और अल्फा एक और रिमूव हो जाएगा। तो यही प्रोसेस हम चलाते रहेंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम ये लिखेंगे सिंस S4 से v जनरेट हो रहा है एंड बीटा 2 किसमें बिलोंग कर रहा है, v में, देयरफॉर द सेट S5 अगर मैं फॉर्म कर लूं जिसमें बीटा 2 इंक्लूड कर लूं, बीटा 1 तो था ही, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा i माइनस 1 अल्फा i प्लस 1 अल्फा m इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड स्पेंस v। क्या करा हमने, बीटा 2 इंक्लूड कर दिया सेट में, बीटा 2 v का वेक्टर है, तो बीटा 2 जो है क्योंकि ये स्पेन कर रहा है किसको, v को, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, तो बीटा 2 इनके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। इट मींस बीटा 2 इन पे डिपेंड कर रहा है तो बीटा 2 इंक्लूड कर देंगे इस सेट में, तो जो सेट बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा एंड स्पेंस v, स्पेन कर रहा है v को। ठीक है, सिंस अब S5 जो है वो लीनियरली कैसा है, डिपेंडेंट, S5 लीनियरली डिपेंडेंट है, देयरफॉर फिर इस पे थ्योरम अप्लाई करेंगे, देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर अल्फा j belongs to S5 which is a linear combination of its preceding vectors, which is a linear combination of its preceding vectors, जो अपने से preceding vectors के linear combination की फॉर्म में होगा, which is a linear combination of its preceding vectors, ये अपने से preceding vectors के linear combination की फॉर्म में होगा। अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। इट मींस अगर मैं इस वेक्टर को अल्फा j को इसमें से रिमूव कर दूं, तो अल्फा j को रिमूव करके एक सेट फॉर्म कर दूं S6, तो S6 जो है वो भी स्पेन करेगा v को, क्यों, क्योंकि अल्फा j जो है वो भी अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो उसको अगर रिमूव कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये स्पेन कर रहा है v को तो वो भी स्पेन करेगा v को। thus consider the set S6 equals to beta 1 beta 2 alpha 1 alpha 2 alpha I minus 1 alpha I plus 1 alpha j minus 1 alpha j plus 1 alpha m। ये सेट हमने कंसीडर कर लिया है। स्पेंस, ये स्पेन करेगा किसको, v को। S6 equals to this स्पेंस v, ये v को स्पेन करेगा, ये v को स्पेन करेगा। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि इस स्टेप में फिर से एक बीटा इंक्लूड हो गया इसमें से और एक अल्फा रिमूव हो गया, बीटा एक और चला गया इस सेट में और अल्फा इसमें से रिमूव हो गया। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर स्टेप में एक अल्फा जो है वो एक्सक्लूड हो रहा है सेट S1 में और बीटा इंक्लूड हो रहा है। तो thus in every step एक बीट, thus ऐसे लिख सकते हैं, thus every step consists of an exclusion of an alpha and inclusion of a beta and inclusion of a beta।
Thus every step consists of exclusion of an alpha and inclusion of a beta. हर स्टेप में एक अल्फा जो है वो एक्सक्लूड हो रहा है और एक बीटा जो है वो इंक्लूड हो रहा है। हर स्टेप में यही प्रोसेस चल रहा है हमारे पास। अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, इसी मैनर में हम कंटिन्यू करते रहेंगे। कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर we observe that, देखिए हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ये ऑब्जर्व करेंगे हम कि सारे के सारे जो अल्फा हैं वो बीटा से पहले एक्सक्लूड नहीं हो सकते। सारे के सारे अल्फा जो हैं वो बीटा से पहले एक्सक्लूड क्यों नहीं हो सकते? अगर सारे के सारे अल्फा जो हैं वो बीटा सारे यूज होने से पहले ही एक्सक्लूड हो गए, सारे निकल गए, सारे अल्फा निकल जाएंगे तो हमें एक सेट मिल जाएगा जिसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा n तक है। इसमें एलिमेंट मान लीजिए बीटा n माइनस के वेक्टर्स मिले हमें केवल, तो हमें एक प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा इसका S2 का, जो जनरेट कर रहा होगा वेक्टर स्पेस V को। और ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो ये बेसिस फॉर्म कर देगा, ये बेसिस फॉर्म करेगा तो ये बेसिस नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिस फॉर्म कर देगा। अगर इसका प्रॉपर सबसेट बेसिस होगा तो ये बेसिस नहीं होगा, इट मींस S2। तो सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो बीटा से पहले एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, पहले खत्म नहीं हो सकते। अगर ऐसा होगा कि सारे अल्फा रिमूव हो गए, सारे अल्फा रिमूव हो गए तो अल्फा जब जा रहा है तो बीटा इंक्लूड हो रहा है, तो अल्फा 1 गया, बीटा 1 आ गया, अल्फा 2 गया, बीटा 2 आ गया, अल्फा m चला गया तो बीटा m आ गया मान लीजिए इसमें। तो और ये बीटा कुछ बच गया इधर यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब बीटा का एक प्रॉपर सबसेट बनेगा। ये बीटा का प्रॉपर सबसेट बनेगा और हर स्टेप में जो सेट बन रहा है वो जनरेट कर रहा है। ये जनरेट करेगा किसको? वेक्टर स्पेस V को। ये V को जनरेट करेगा प्लस ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसमें जो वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इट मींस इसका कोई सबसेट भी ले लूं वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो ये सबसेट जो बना है इसका ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इट मींस इट इज अ बेसिस। ये बेसिस है, ये बेसिस है तो ये बेसिस नहीं होगा क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ये बेसिस नहीं होगा S2। ठीक है, तो वो कंट्राडिक्ट करेगा। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट ऑल द अल्फाज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड all the alphas cannot be exhausted before the betas, otherwise अगर ऐसा हुआ otherwise a proper subset of S2 will be a basis of V. Proper subset of S2 will be a basis of V, which is a contradiction. तो अल्फा सारे एक्सक्लूड नहीं हो सकते बीटा से पहले, सारे अल्फा नहीं हो सकते, तो हम ये कह सकते हैं 10 m जो है वो n से लेस नहीं हो सकता। m जो है सारे अल्फाज जो है m अगर n से लेस होगा तो सारे अल्फाज पहले एग्जॉस्ट होंगे, तो m जो है वो n से लेस नहीं हो सकता। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं m is not less than equals to n. इंटरचेंजिंग द रोल्स ऑफ S1 एंड S2, अगर S1 और S2 के रोल्स इंटरचेंज कर दें, S1 एंड S2 we get ये m not less than equals to n का मतलब है m is greater than equals to n, लेस नहीं होगा तो ग्रेटर या बराबर होगा। ठीक है, इंटरचेंजिंग द रोल्स ऑफ S1 एंड S2, S1 और S2 के रोल्स अगर हम इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा? जब S1 और S2 के रोल्स इंटरचेंज कर देंगे तो n not less than equals to m आ जाएगा, तो वो इंप्लाई करेगा कि n greater than equals to m होगा। फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 m is equals to m n के बराबर होगा। इट मींस any two bases of a finitely generated vector space V have the same number of vectors, same number of elements. Thank you.